चींटी भी पहाड़ पे चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, आखिर उसे सफलता मिलती है। तो ये कहना चाहिए, ईश्वर कृपा कहना चाहिए, सहानुभूति कहना चाहिए, सब लोगों की बेस्ट विशेष कहना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। तो ईश्वर कृपा से कहना चाहिए। अभी जो 2026 का पद्म पुरस्कार पुरातत्व विज्ञान का मेरे को इसमें दिया गया। नमस्ते साथियों, मिशन शिखा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप मंडल आज आया हूँ मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के कुलार क्षेत्र में, जहां पे पुरातत्वविद के अमूल्य धरोहर एवं पद्मश्री श्री नारायण व्यास जी रहते हैं। आज उनसे मिलने के लिए मैं आया हूं। तो साथियों, आप लोग मिशन शिखा में बने रहे, उनसे पूरा उनका जीवन काल, उन्होंने कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, पूरा उन्हीं के श्रीमुख से हम लोग सुनेंगे। साथियों, आप है पद्मश्री श्री नारायण व्यास साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को, सुनने वालों को हमारा नमस्कार। सर, पद्मश्री अवार्ड मिलने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सर, आपका पूरा जीवनी बताएं हमें। ऐसा है, मैं मूलभूत से, हम तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हम लोग को वहाँ से निकलना पड़ा और हम लोग उज्जैन आ गए। उज्जैन में हम रहने लगे। हमारा जन्म भी उज्जैन में ही हुआ। पिताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वहाँ उज्जैन में हम पढ़ लिख के आगे बढ़े। और वहाँ हमने पुरातत्व में, एंशिएंट हिस्ट्री में एमए किया पुरातत्व में। और चूंकि मेरा क्या है कि बचपन में मेरा ड्राइंग पेंटिंग बनाने में बहुत शौक था, घर में बनाता रहता, करता था, लेकिन एक मेरे को गाइडलाइन बराबर नहीं मिल रही थी। तो मेरे पिताजी के मित्र थे विष्णु सीधर जी वाकणकर, पुरातत्व और कलाकार, बहुत बड़े कलाकार भी थे। तो एक बार वो आर्य समाज में उनका कुछ भाषण वैदिक सभ्यता पे उन्होंने करवाया था। तो मेरे को उनसे परिचय करवाया वाकणकर जी से। बोले मेरा पुत्र है और ये ड्राइंग वगैरह बनाता रहता है, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में कोई काम सीख ले। तो फिर मैं उनका जो उज्जैन में भारतीय कला भवन चलता है, अभी भी चल रहा है, तो मुझे पिताजी ने वहाँ भर्ती करवा दिया और मैं ड्राइंग सीखने लगा। मैं लगभग ये है 1964 की बात, जब मैं उनके यहाँ जाने लगा। तो सीखते सीखते क्या है कि मैं देखता था वाकणकर साहब चित्रकार तो थे, पेंटिंग भी बनाते, मूर्तियाँ भी बना लेते, लेकिन घर में पुराने सिक्के वो लेके आते थे, पुराने मिट्टी के बर्तन लाते थे, मूर्तियाँ आती थी, ऐसी कई ऐसी चीज़ें उनके आती थी। तो मुझे बड़ी रुचि जागने लग गई। तो मैं ना ड्राइंग पेंटिंग तो बनाता था, मैंने डिप्लोमा भी उनके यहाँ किया। लेकिन फिर मैंने कहा उनसे, सर से, तुमको वाकणकर जी को हमेशा सर से संबोधित किया जाता है, सभी लोग सर ही कहते हैं वाकणकर साहब। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि आप इतने सब चीज़ देखते हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे काम का इतना वो नहीं है, लेकिन आप फिर भी यदि तुमको इंटरेस्ट है इसके अंदर तो हम तुमको बताते हैं। तो मुझे थोड़ा पुरातत्व में थोड़ा उनकी जानकारी मिली, इंटरेस्ट होने लगा। फिर जब मैंने बीए पास कर लिया तो वाकणकर जी ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? तो हमने उनसे सुझाव लिया अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर में एमए कर लो, इसके अंदर स्कोप भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके मार्गदर्शन मैंने एमए भी कर लिया और उनके साथ साथ जगह जगह साइट्स पे विजिट करते थे, पुरानी सभ्यताओं की खोज करते थे। इस प्रकार मुझे जो ड्राइंग पेंटिंग से रुचि कम होकर पुरातत्व में ज़्यादा होने लगा। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि आप है ना इसमें अब डिप्लोमा आर्कियोलॉजी का होता है नई दिल्ली से, वो भारतीय पुरा सर्वेक्षण से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। 1 साल का पीजी डिप्लोमा आर्कियोलॉजी होता है। तो 1970-71 में मुझे उन्होंने भेजा और मेरे को एडमिशन भी मिल गया। और पुरातत्व करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद फिर कुछ समय बेरोजगार रहा, लेकिन वाकणकर जी ने ये कहा कि तुम चिंता करने कोई बात है नहीं, काम तो बहुत मिल जाएगा। तो जब तक मेरे को काम नहीं मिला तो मैं उनके पास ही रह के उनका असिस्टेंट के रूप में पुरातत्व काम किया करता था। ये प्राचीन चीज़ों की जानकारी मिलती थी। उसी समय में भीमबेटका का उत्खनन जो किया जाना था वो वाकणकर जी ने प्रारंभ किया और मुझे अपना वहाँ असिस्टेंट बनाया, उनके साथ काम करने लगा। तो वहाँ उनके रहते रहते मेरे इंटरेस्ट, बड़ी रुचि बढ़ती गई मेरी भी। तो उनके साथ पूरे जंगलों के सर्वे किए, रॉक पेंटिंग के सर्वे किए, वहाँ जो जो पुरातत्व उत्खनन किए उनके मार्गदर्शन मैंने काम भी किया और पुरानी कल्चर जो आदि मानव सभ्यताओं की वो जानने लगे। क्योंकि देखो ये भीमबेटका ऐसा स्थान है विश्व धरोहर का है, तो इसकी जो खोज है डॉक्टर विष्णु सीधर वाकणकर जी ने 1957 में 23 मार्च को की थी। जो खुद बताते हैं, क्योंकि हम कैंप में रहते हैं, वो बताए जब उनका ऐसा कहना था कि बार बार ये इतनी बड़ी सभ्यताओं का एरिया है तो आदि मानव की सभ्यताओं कुछ अवशेष पक्के मिलना चाहिए हमें। तो उन्होंने जनवरी 1972 में पुरातत्व उत्खनन प्रारंभ किया। मैं भी साथ साथ मुझे काम सीखने को मिलता, सीखने इसके बाद में मुझे सर्विस भी मिल गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में। 1972 में ज्वाइन भी किया और साथ साथ में वाकणकर जी के मार्गदर्शन में भी काम किया करता था, पूरे भीमबेटका का सर्वे किया। 1975 तक काम चल रहा, मैं भी उनसे जुड़ा रहा। बाद में कहीं अब हम लोग
जो ऐसे पढ़ा थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस थी, जगह जगह ट्रांसफर होते गए। तो लेकिन फिर भी हम उज्जैन आते हैं, उनसे मार्गदर्शन लिया करते थे। कई आर्कियोलॉजिकल एक्सकर्शन हमने अटेंड किए, उसमें उनका मार्गदर्शन मिल। और जो सेंट्रल सर्विस होने के कारण मैं जगह जगह ट्रांसफर हो गए। मेरे भोपाल में पोस्टिंग थी मेरी, तो भोपाल मेरे गाँव गाँव के सर्वे किए। फिर सांची मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर भी गाँवों के सर्वे किए। लगभग रायसेन जिले का काम में दिया गया, मैं 250-300 गाँव में पुरातत्व सर्वेक्षण करके नई नई चीज़ें सामने लेके आया। वहाँ से मेरा ट्रांसफर आगरा में हो गया, आगरा में पुरातत्व में, और वहाँ से मेरा हो गया गुजरात में। तो गुजरात में मुझे जो अपने सर्विस के 7 साल बड़े महत्वपूर्ण मैंने वहाँ निकाले। कारण क्या है कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ काम दिए गए जो कि बहुत ही असंभव से लगते, लेकिन मैंने तो कभी असंभव काम सीखा ही नहीं, क्योंकि मेरे काम में एक बार मेरा जुनून हो जाता है कि मुझे ये काम करना है तो पूरा काम करके ही रहता। तो इसे मुझे काम दिया था। आपने वर्तमान में 100 का नोट देखा होगा, 100 के नोट पे एक मॉन्यूमेंट बना है, वो बावड़ी है पाटन की। तो वहाँ पे मेरे काम शुरू किया। वो बावड़ी क्या है कि करीब लगभग 150 मीटर तो लंबी है और लगभग 60-70 फीट तो चौड़ी है, और उसकी गहराई देखने के लिए पूरा उत्खनन किया। उसके पानी के लेवल तक हम 120 फीट तक गए, तो वहाँ पे उसका पानी का लेवल आया। लेकिन इतनी सुंदर कलाकृति, इतनी मूर्तियाँ अच्छी मिली कि वो कहना चाहिए कि उसने जोखिम का काम करा। उसमें इतना मलबा भरा था कि मलबे को साफ किया, और पानी जब शुद्ध आने लगा, जब लगा कि हाँ अब ये सही हो गई, तो कई हजारों तरह की वहाँ मूर्तियाँ थी। देवी देवताओं की थी, अप्सराओं की थी, मनुष्य जीवन की थी, यानी हर पक्ष के मनुष्य के पहलू की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती। क्योंकि वो एक तरह से मंदिर देखते हैं, मंदिर हम जो देखते हैं, मंदिर सीधा खड़ा होता है, लेकिन ये कुआं ऐसा बना था कि जिसमें कुआं होता है तो शिखर जैसा लगता है, पूरा उल्टा मंदिर जैसा हम कर देते हैं। इस प्रकार की हमें चीज़ें देखी, पर इतनी दुर्लभ चीज़ें आई। उसमें 2 बार चक्कर आते में गिरते गिरते बचा भी सही, एक बार मचान भी टूट गया। लेकिन क्या होता है, मेरे मन में संकल्प होता है काम करना है। जब मेरा काम होता है, हो जाता है, तो मन में ऐसी संतुष्टि मिलती है और मैं दुख दर्द भूल जाता हूँ। कठिनाई तो आती है, क्योंकि पुरातत्व एक ऐसा विषय है, जटिल विषय है, इसके अंदर काम करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार का मैंने वहाँ काम किया। 7 साल रहने के बाद मैंने पूरा हो गया। 7 साल और भी मुझे काम वहाँ दिए गए जो किए। हर महीने द्वार का काम देखने जाता था। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर के अवशेष मिले थे, जो गोरज करके गांव है बड़ौदा के पास में, बड़े ऐतिहासिक स्थान था। पहली दूसरी शताब्दी के मंदिर के अवशेष थे, जो कि बहुत ही रेयर थे कहना चाहिए, ईंटों के मंदिर के बने हुए थे। वहीं से 7 साल काम करने के बाद जब एक बार वाकणकर साहब सरस्वती नदी का सर्वे कर रहे थे, तो वहां पर भी आए। तो मुझसे कहा कि नारायण तुम ऐसा करो, इतना काम कर लिया, इतना जबरदस्त काम हो गया, इसमें PhD कर लो। तो मैंने कहा एक मॉन्यूमेंट है, इसमें कैसे हो सकती है? बोले नहीं, हो जाएगी PhD। फिर उन्हें पूरे सिनाप्सिस बना के दी, किस प्रकार आपको काम करना है, पूरी मूर्तियों का विवरण कैसा, और जो स्थापत्य कला का कैसा, ये पूरा मेरे को बना के उन्होंने दिया। और मैं रजिस्ट्रेशन, फिर मैं ट्रांसफर भोपाल में हो गया। और यहाँ आने के बाद क्या है, देखा कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन काम मेरा गुजरात का था। लेकिन बार बार जाकर मैंने करीब 5 साल में पूरा काम किया, यानी पूरे 12 साल एक मेरे काम में लगे। और होने के बाद मेरे को PhD अवार्ड हुई, जिससे बड़ा, चूंकि क्या है कि पुरातत्व का हिंदी में बहुत कम लोग किया जाता है, लेकिन मैंने हिंदी में जब किया तो काफ़ी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, डिपार्टमेंट की और बाहर की भी की। तो मुझे जो यहाँ हिंदी राजभाषा प्रचार समिति है, जब मेरा उन्होंने काम देखा, तो सबसे पहला विश्व हिंदी सेवा सम्मान मेरे को यहाँ पे दिया गया, जो कि मेरे लिए जीवन की एक बहुत बड़ी महत्व उपलब्धि है। मिलते तो कई पुरस्कार है, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार है जो हमें अपने जीवन के अंदर मार्गदर्शन करते हैं, मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, ये सब काम। और यहाँ आने के बाद भी मुझे क्या हुआ कि काम करते रहे, भीमबेटका में काम कर दिया था, चल ही रहा था। क्योंकि विश्व की एक बहुत बड़ी रॉक आर्ट सोसाइटी संस्था है, उनने डिसाइड किया कि भीमबेटका को विश्व धरोहर में यानी वर्ल्ड हेरिटेज में लेना चाहिए। प्रस्ताव भी तैयार किया, हम पूरी कमेटी बैठी हुई, मैं भी था उसके अंदर। तो 2001 में उन्होंने प्रस्ताव बना के भेजे, और 2003 में वो विश्व धरोहर की श्रेणी में आ गया। तो आज विश्व के सामने इतना बड़ा स्थान, 10 किलोमीटर लंबा और लगभग 4-5 किलोमीटर चौड़ा, और करीब 600-650 रॉक शेल्टर, जिसमें आदि मानव की सभ्यताओं का अवशेष पेंटिंग के रूप में मिलते हैं, हथियारों के रूप में मिलते हैं। क्योंकि क्या है कि ये जो भोपाल का क्षेत्र है, ये भीमबेटका हुआ, ये सब विंध्याचल पर्वतमाला का ऐसा क्षेत्र है जहाँ आदि मानव को रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ खान पान, रहन सहन सब गुफाओं में रहते थे। और फिर एक समय ऐसा आया कि वो अपने जो अभिव्यक्ति किस प्रकार करते थे, टूल्स को बनाते ही तो पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो ये पेंटिंग बनाते बनाते उन्हें हर सब्जेक्ट उसके अंदर आ गए। हम देखते हैं उसमें नृत्य की भी सीन है, युद्ध की भी सीन है, जानवरों की भी सीन है, और ऐसे ऐसे दुर्लभ शान जानवरों की सीन है जो आज देखने को नहीं मिलता है। जैसे अब गेंडा है, अब गेंडा यहाँ तो होता नहीं है, लेकिन गेंडा होता है कंजीरंगा उस साइड में। लेकिन उस समय में यहाँ जब पेंटिंग मिले 5000 साल पुराने, तो लगा कि इस क्षेत्र भी भरपूर इन जानवरों से था। यहाँ हाथी के भी अवशेष मिले और पेंटिंग मिले, जंगली भैंसों के भी मिले।
आज तो नहीं है, आज तो लाए जाते, लेकिन क्या है वहाँ पे सब होने से ये पता चलता है कि वो जीवधारी अब लुप्त हो चुके। ये समय के जो विकास के हिसाब से ये सब कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, इसमें कुछ। और साथ साथ में सांची का भी था, हम लोग यूनेस्को प्रोजेक्ट भी था, भारतीय वर्ष सर्वेक्षण को काम दिया गया, हमने पुरातत्व उत्खनन सर्वेक्षण और सब काम किया। तो उसमें करीब कई बहुत बड़ा स्तूप का बौद्ध स्तूप का समूह मिले, जिसमें सांची तो थे ही, उसके आसपास कोई रिपोर्टेड और भी थे पुराने समय के, लेकिन वो कंफर्म करके उनको ऐतिहासिकता के सामने लाना, उसका भी हमने सर्वे किया। तो सांची के बाद सद्दारा है, अंधेर है, मुरेल खुर्द है, सोनारी, ऐसे स्तूप है। और इसे देखा जाए तो बहुत अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, जो आज जो लोग देख रहे हैं बड़े उत्सुकता से देखते हैं कि नई चीजें यहाँ हमारे क्षेत्र में आई। तो इस प्रकार का काम हमें चलता रहा। हम इतने साल, लगभग 1972 में हमने साइंस सर्जरी ज्वाइन की थी और 2009 में हम रिटायर हुए। 37 साल हमने उसमें काम किया। अब ऐसा नौकरी सब करते हैं, मैंने नौकरी क्या है, मैंने एक सेवा भावना समझी कि हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, और ये विश्व के शांति का संदेश भी देती है। तो इतनी धरोहर पर हम नौकरी नहीं करें, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जिसमें माता पिता की सेवा करते हैं, ये भी हमारे पूर्वजों की देन है, इसकी हम सेवा करना हमारा धर्म समझा। तो हमने इसका धर्म समझ के इनकी सेवा करते थे, टूट फूट होते ठीक करते थे, नई नई जानकारी लोगों को देते। इस प्रकार हम क्या काम किया या करते ही थे, और अभी भी कर। रिटायरमेंट के बाद मुझे, यानी 2009 में रिटायर हुआ मैं, उसके बाद मैंने यही सोचा कि ये काम बंद नहीं करना है। भाकणकर जी भी हमसे कहते हैं कि अब देखो, नौकरी सब करते हैं, सेवा कोई नहीं करता। ये रिटायर तो मनुष्य होता है, लेकिन काम तक भी रिटायर नहीं होता। तो वो हमें लगन लगी रही, जो कि हम आज तक भी हम लगे रहे। उनका प्रमुख ये था कि शैल चित्रों की खोज, उससे संबंधित जानकारी लोगों को लाना। तो हमने काम शुरू किया और अभी तक करते आ रहे हैं। और ये उद्देश्य ये भी माना कि हम जो आजकल की पीढ़ी आ रही है या लोग जो है, उनको धरोहर के प्रति हम कैसे जागरूक करें, ये अभियान भी हम लोग चलाते हैं। हमें मेरे मिसेज श्रीमती साधना व्यास, दोनों मिलकर जगह जगह जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, सब में जाते हैं। तो ये सब काम सरकार ने हमारा देखा भी है। तो अभी 2019-20 का जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार वाकणकर जी के नाम से था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, वो 2022 में हमें दिया, जिसमें मैं काम देखा कि हम जनता को इस जागरूक कर रहे हैं, इस पुरातत्व को क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें मुझे धनराशि 2 लाख रुपए दी, प्रशस्ति पत्र दिया। लेकिन क्योंकि हम मानते हैं हमें सरकार ने पैसा दिया है, दान के हमारे लिए दान की है, तो उन्हें हमने एफडी कर दी, उसकी कुछ बहुत मिला के उससे जो इंटरेस्ट आता है, तो हम वो अपने बच्चों के काम में और इसमें लगाते रहते। ये हम लोग थे। तो इतना बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे जीवन का ये उद्देश्य चलता रहेगा। पद्मश्री अवार्ड के बारे में सर कुछ बताएं हम। ऐसा है कि ये तो बहुत ही रोचक चीज है ये, कि पहले पद्मश्री मिलता था। आज से कहना चाहिए, जब पुराने समय में मेरे गुरुजी वाकणकर साहब को भीमबेटका के मुझमें पद्मश्री मिला, वो एक ऑफिशियल मैटर जैसा होता है। तो उस समय मेरे को भी लगा कि हमें भी क्यों नहीं ऐसा काम करें, हमें भी मिले। लेकिन बड़ी जटिल प्रक्रियाएं होती थी, सबसे रिकमेंड करना। अब हमारी कौन रिकमेंड करेगा, कोई नहीं कर पाता था। तो हम यही सोचे। लेकिन सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया। क्योंकि है ना, सबके लिए तो कोई अप्रोच होते ही नहीं, सबको हम लोग जानते हैं, लेकिन काम सब करने वाले होते। तो काम कैसे हम लोग अब हमारा आगे आ गए, इस उद्देश्य में हमने ये काम शुरू किया। तो 2016 से मैंने हर वर्ष ऑनलाइन ये फॉर्म ये भरना शुरू किया, जो कि मैंने अभी तक जो है कहना चाहिए भरना, हमारा काम बढ़ता भी गया। नहीं मिला कोई बात नहीं, हम निराश होने वाले नहीं है। भाई मिलता है तो ठीक है, लेकिन काम हम बंद नहीं करेंगे। काम मिले चाहे ना मिले, चींटी भी पहाड़ में चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, आखिर उसे सफलता मिलती है। तो ये कहना चाहिए, ईश्वर कृपा कहना चाहिए, सहानुभूति कहना चाहिए, सब लोगों की बेस्ट विशेष कहना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। तो ईश्वर कृपा से कहना चाहिए। अभी जो 2026 का पद्म पुरस्कार पुरातत्व विज्ञान का मेरे को इसमें दिया गया, इस साल 2 लोगों को दिया। एक डॉक्टर मणि है दिल्ली के, और दूसरा मैं हूँ जो हमें दिया। तो मेरे को इतने ये मिलने के बाद मैं जब देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन देखा वाकई में, वो कलाम साहब भी कह देते हैं, आँख खोल के सपना देखना चाहिए, ये करना चाहिए, हम मानते हो। तो वो हमें चीजें दिखी तो हमें बड़ा उत्सुकता हुआ कि ये हमें कितना बड़ा एक भार भी एक तरह से कहना चाहिए। तो भार इतना बड़ा होता है पुरस्कार है कि हम अकेले तो उठा नहीं सकते। तो हमारे मित्र लोग हैं, परिवार के लोग हमसे उस भार को उठा रहे हैं, और सबको फिर प्रेरणा भी देते हैं कि देखो हर व्यक्ति काम करता है और आगे आने का हर व्यक्ति को अधिकार है। अच्छा सर, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में अपने सम्मान हुए हैं, तो उसमें कैसे अनुभूति हो रहा है आपको? ऐसा है, मैं तो जब वहाँ में आमंत्रित किया गया 25 मई को हम लोग गए वहाँ, और अभी एक अंदर से ऐसी प्रसन्नता भी थी और उत्सुकता भी बहुत थी कि आज हमें कहना भाग्य कहना चाहिए, हमारे परिवार का है, हमारा भाग्य कहना चाहिए कि राष्ट्रपति स्वयं
हमें ये पुरस्कार दे रहे हैं। हम लोग वहाँ बैठे, हमारा नंबर आया, 64 नंबर था। हम भी जैसा बता पुरातत्व विज्ञान बताया, इससे पहले हम गए और हमें बड़ा इतना खुशी में होती थी, इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि लोगों ने हमें देखा भी सही, डायरेक्ट लाइव भी देखा है, टीवी के दूरदर्शन, तो उसमें हमारे बारे में बता भी गया कि भाई कैसा लग रहा है। तो देखा कि राष्ट्रपति जी ने हमें कांग्रेचुलेशन भी किया बोल के हम, और फिर मेडल भी लगाया और सर्टिफिकेट दिया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। और हम देख रहे कि हम किसी को एक साथ इतना देख नहीं सकते, तो हम वहीं सामने मंत्रिमंडल के लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह साहब हैं, और शेखावत जी हैं हमारे, और कई हमारे मंत्रिमंडल के कई लोग हैं, वहाँ उपराष्ट्रपति जी थे, लोकसभा अध्यक्ष भी, सबको देख के मन में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, तुमने कहा ये क्षण जिंदगी का एक महत्वपूर्ण क्षण है जो कभी दोबारा ऐसे आते नहीं। तो इसलिए मैं अपने को किस्मत वाला भाग्यशाली भी मानता हूँ, और ये भाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूँ कि हमें सब पूर्वजों की देन है, हमारे माता पिता के, गुरुओं के, अपने सब लोगों के, बड़े लोगों के आशीर्वाद से आज ये हमें चीजें प्राप्त हुई है। सर, बहुत खुशी की बात है आपको इतना बड़ा सम्मान मिले हैं, लेकिन साथ ही ये पुरातत्वविद के बारे में, पुरातत्वविद के जो क्षेत्र हैं उसमें करियर की क्या क्या संभावना है, ये हमारे यूथ को थोड़ा बताए। ऐसे पुरातत्व का ऐसा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग आजकल जो देखते हैं कि हम नौकरी करें, ये करें, लेकिन इसमें क्या आता है, यदि पुरातत्व क्षेत्र में यदि काम करना हो तो काम करवा भी सकते हैं आप, हम एक ग्रुप भी बना सकते हैं अंदर, नौकरी तो मिलते हैं, हम पुरातत्व का MA भी कर लेते हैं, डिप्लोमा भी कर लेते हैं, अनुभव भी ले लेते हैं। तो भी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में कई जगह काम मिलता भी, जैसे जैसे वैकेंसी निकलती है, PSC से निकलती है, UPSC से काम मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भी जैसे नौकरी का अपने को अभाव अपने को महसूस नहीं करना चाहिए। हम 10 लोग भी यदि तैयार हैं, हम NGO बना लेंगे, कोई NGO बना के हम जगह जगह MOU करके हम काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जब काम करें, ग्रुप बनाएंगे, तो लोग को हम नौकरी देंगे, हम नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, हम नौकरी देंगे लोगों को, तो लोग हमारे पास आएंगे। तो इसमें डिप्लोमा आर्कोलॉजी के लोग हैं, कई लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। आज कई ऐसी संस्थाएं चल रही है, NGO चल रहे हैं जो पुरातत्व क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ विदिशा में भी हमारे डॉक्टर उठा साहब, उनका भी NGO, वो भी काम करे। तो क्या है कि यदि NGO के माध्यम से भी हम काम करेंगे तो हमें एक तरह का रोजगार ही वो भी, और ये नौकरी मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके हमें बस ये प्रयास करना है, और हम तो सबसे ये अनुरोध यही करेंगे, चाहे हमें सरकार भी हो चाहे प्राइवेट, कि जितने से जल्दी यदि नौकरी हो वो हम लोगों को देवे। पुरातत्व क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग जागरूक भी हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगदान दें, क्योंकि पुरातत्व का एक अंतर्राष्ट्रीय सब विषय होता है। आर्कियोलॉजी एक तरह का विज्ञान है, साइंस है, 2 और 2 4 ही होता है, 3 और 5 नहीं हो सकते। तो वही चीज़ें हैं वो पुरातत्व का। और ऐसा भी है कि हम जितने भी हमारे साहित्य है, पुराण जो भी, उसको प्रामाणिकता भी हम पुरातत्व के हिसाब से देते हैं। हम कई जगह कथानक सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं कई जगह की कि यहाँ ये चीज़ें, तो हम उसको उत्खनन करके देखते हैं कि यहाँ चीज़ वो है कि नहीं है। तो कई जगह हमें संभावना बुरी मिलती है, पुरातत्व से साहित्य को हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पुरातत्व इतिहास, पुरातत्व है तो इतिहास है, इतिहास नहीं तो पुरातत्व कैसे होगा। तो पुरातत्व जमीन के अंदर होता है, तो पुरातत्व जब तक हम देखेंगे तो अंदर चीजें मिलेगी कैसे, इतिहास उसी से बनता है, जड़ और चेतन कैसा। तो इतिहास जानने के लिए हमें पुरातत्व का सहयोग बहुत लेना पड़ता है। तो इसलिए काम की इसमें कोई कमी नहीं है, यदि काम करना चाहे, मिलना चाहे तो काफी मिलता है। इसमें प्रयास हमें करना चाहिए। सर, एक कई जगह उत्खनन के काम किए हैं, तो उसमें किस टाइप का आपको कि यहाँ पे उत्खनन करना? हम तो ये देख जानते हैं, हम कई सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, नदी घाटों की सभ्यता है, जी जी, जैसे सिंधु सभ्यता है, बेतवा सभ्यता है। कई क्या है, मनुष्य के लिए पानी प्रमुख साधन होता है कि बिना पानी के कोई काम नहीं। तो लोग क्या करते थे कि नदी किनारे रहते थे, चाहे शिप्रा नदी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे गंगा हो, कोई नदियां हो, लोग नदियों किनारे रहते थे ताकि पानी की पूर्ति हो सके। जब ऐसा होता है कई बार बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो जो जगह तो वहीं रहती है। तो ऐसे करते करते कई बस्तियां आती बनती, कई संस्थाएं आती, तो इसमें वहाँ पे टीले बन जाते हैं। सब जगह टीले नहीं बनते, जहाँ बस्तियां होती वहाँ टीले बन जाते हैं। जब हम कोई क्षेत्र करते हैं, जो कहावतें होती है कि बेचिरा गाँव या कोई है मिलता नहीं, लोग कहते हैं, हालांकि उन्हें देखा नहीं, लेकिन कहावतों से कहते हैं इस जगह गाँव था, उसको हम कैसे करेंगे, देखेंगे तो हम उस क्षेत्र का सर्वे करेंगे,
वहाँ देखेंगे पुरानी मिट्टी के बर्तन है या सिक्के हैं, ऐसी ऐसी लेख मिल जाते हैं जिससे पता चलता है कि इस जगह सभ्यता थी। कितनी सभ्यता के बारे में सुनते हैं, जैसे विदिशा में बेतनगर स्थान है, उसके बारे में बताते हैं कि सम्राट अशोक की ससुराल थी, वो यहाँ पे गवर्नर भी थे, उज्जैन में भी थे। तो उस समय को जो टीलों को जब हमने चेक किया देखा तो वाकई में वहाँ पे पूरा नगर नीचे दबा हुआ है। तो काफी उत्खनन किए, उसमें भारतीय पर सर्वेक्षण ने उत्खनन किए और सबसे पुराने अवशेष सम्राट अशोक के समय के, उससे पहले भी वो उत्खनन में मिले। तो इस प्रकार क्या इनकी एक पहचान होती है कि पुरानी सभ्यताओं के अवशेष किस जगह मिल सकते हैं। तो नदी किनारे का सहयोग, नदी के किनारे जितने जाके हम वो टीलों को देखते हैं, और टीलों में हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे पता चलता है ये प्राचीन सभ्यता है। लोग कहते भी हैं क्या ठीकरे ढूंढ रहे हो क्या कर, लेकिन उसमें क्या है कि ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आज तो हम तांबे पीतल का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने समय चाहे बड़े हो व्यक्ति हो चाहे छोटे व्यक्ति हो, मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे। और मिट्टी के बर्तनों की बनावट से, स्टाइल से हमें पता चल जाता है कि किस काल के बने। जो पुरातत्व उत्खनन करते हैं उस जानने के लिए, तो हर लेयर्स में मिट्टी की तहों के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करके वो देखते हैं किस मिट्टी की लेयर में क्या चीज मिली। ये उनको सबको पूरे देख के उनकी छांट के फिर उसकी डेटिंग निर्धारित होती है। यदि कोई जले हुए गेहूँ मिल जाते हैं, लकड़ी कोयला मिल जाता है, हड्डियां मिल जाती, तो क्या होता है कि कार्बन डेटिंग से भी समय पता चल जाए कि ये इतने साल पुराना स्थान है। सिक्के भी मिल जाते हैं, सिक्कों की पहचान होती है, वो लगता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, 5वीं शताब्दी। तो जिस मिट्टी की तह में जाएंगे, जितने हम नीचे जाएंगे तो पुरानी चीजें मिलेगी, और जैसे ऊपर के देखेंगे हम तो आधुनिक चीजें मिलती जाएगी। ऊपर हम जब सरफेस देखेंगे उसको साफ करेंगे तो ऊपर की चीजें मिलेगी, कुछ मिली जुली मिलेगी। जैसे नहीं तो हम नीचे तो गहराई में जाएंगे, डिफरेंट प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मिट्टी मिलेगी और वैसे उसमें सामग्री मिलेगी। उसके हिसाब से इनका काल निर्धारण करते हैं, और फिर वो पुरातत्व चीजें इतिहास बनती है, और उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। सर जैसे एक साधारण सा पत्थर है, अपन मान के चलिए एक पत्थर है, इसके अपन किस नजरिए से उसको ढूंढेंगे कि ये कौन से काल का है? जैसे आप जैसे ये जैसा को बता रहा हूँ, जैसे हमने बताया पुरातत्व को हम लोग सर्वे करते हैं, वो डिपेंड होता है उस जगह के ऊपर कि वो जगह किस टाइप की है। ये पहाड़ी एरिया है, गुफाएं बनी हुई है प्राकृतिक रूप से, तो लगता है कि आदि मानव की सभ्यता है। यदि हम सर्वे करते करते इस प्रकार के पत्थर मिल जाते हैं, क्योंकि कितनी तरफ से फ्लेकिंग करी हुई है इसके अंदर, ये कुल्हाड़ी के समान है, इसमें हत्ता लग जाए कुल्हाड़ी बन जाएगी। लोग ये कहते भी हैं कि ऐसे कैसे पत्थर, जो टूटे फूटे पत्थर, एक प्राकृतिक रूप से टूटना और एक हमारे द्वारा तोड़ने में फर्क पड़ जाता है। हम जो तोड़ेंगे सिस्टमेटिक तोड़ेंगे, नेचुरल टूटेगा बिना आकार का, तो इस प्रकार की धार बन जाती है, तो ये कुल्हाड़ी काम आती है। जब हम स्ट्रेटिफाइड लेयर में इनको अध्ययन करते हैं, मिलते हैं, तो ये 10-10, 15-15 लाख साल पुराने पत्थर के इतिहास हो जाते हैं। तो ये मनुष्य के प्रारंभिक सभ्यताओं का, हम कहने चाहिए इतिहास की नींव की, जो नींव इतिहास की सबसे पहले आदि मानव की सभ्यता है, जो लाखों वर्ष पुरानी है। तो हम उत्खनन करेंगे जहाँ भी, तो सबसे नीचे पाषाण युग की चीजें मिलेगी। ये पाषाण युग में जब थोड़े लोग सभ्य हुए, जब खेती बाड़ी शुरू कर दी, खेती रहने एक जगह मकान बना रहने शुरू किया, तो ताम्राश्म हो जाता है। जब तांबा यानी धातु और पत्थर का प्रयोग होने लगता है, और उससे वो समय भी एक एग्रीकल्चर होता है, इधर उधर आना जाना, माइग्रेशन सब होता है। लेकिन जब एक ऐसा युग आता है कि जैसे हम इतिहास का युग कहते हैं, जिसमें हमें राजा महाराजाओं के बारे में इनकी जानकारी मिलती है, वो लेख मिल जाते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इतिहास का युग शुरू हो जाता है। उसमें घोड़ों के अवसर भी मिल जाते हैं, पेंटिंग देखें मूल्य, वो जितने आधुनिक समय की जो चीजें हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, इनके काल के जो अपन निर्धारित करते हैं, जैसे हम जहाँ भी जाते हैं तो वो चीजें उससे मिल जाते हैं। जैसे उज्जैन जाएंगे तो वहाँ सांदीपनि आश्रम में महाभारत से संबंधित ही है, भगवान कृष्ण आए थे वहाँ, 64 कलाओं का अध्ययन भी किया था। तो वहाँ आसपास से सर्वे करने में ऐसी चीजें मिल जाती पुरानी, उससे पता लगता है कि यहाँ पर पुरानी सभ्यता ये उस समय की रही होगी। इस पत्थर के ऐसी चीजें मिलती है, क्योंकि पत्थर में की फ्लेकिंग दिखती है। ये एक तरह से पाषाण युग की कुल्हाड़ी है। अब कुल्हाड़ी कैसे, अब यदि नेचुरल जो टूटेगा पत्थर, वो अलग शेप आएगी, वो मनुष्य जब काटेगा उसकी शेप अलग आएगी। एक मन में ऐसा विचार आता है उस टाइप का बनाने का, तो इस तरह से पत्थर बनाए। तो इस प्रकार इसमें लकड़ी का हत्था लगाते थे और तोड़ देते, काट भी देते थे। अब चूंकि ये ऐसा विषय है जब तक प्रत्यक्ष में कोई देखेगा नहीं। अब ये सोशल साइंस विषय है, सामान्य विज्ञान का 6ठी 7वीं 8वीं क्लास। सबसे पहले आदि मानव सभ्यताओं से उसमें प्रारंभ होता है। जब बच्चे जब देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो समझ में नहीं आता। जब बच्चों को हम ये पत्थर के हथियार और सब प्रत्यक्ष रूप में बताते हैं, तब उनको जल्दी समझ में आती है कि ये कुल्हाड़ी है, ये भाला है। तो इस प्रकार की चीजें हम बच्चों को जाके समझाते हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं समझाएंगे, एकदम चीजें समझ में नहीं आए। और क्या है कि यदि जैसे जैसे हम बच्चे की क्लास आगे जाएगी तो और जरूर समझ में आ जाए। इसी प्रकार आदि मानव की सभ्यता का विकास हुआ।
वैसे मनुष्य के जो वर्तमान समय को या पुराने समय विकास ही किसी बात है। वो चूंकि अभी क्या है कि ये सब चीजें हैं, हम लोगों के आसपास के जो वातावरण होता है पर्यावरण पे बहुत डिपेंड रहता है। जैसे हम देखते हैं कि नदियों से कई टीले कट जाते हैं, सभ्यताओं के नष्ट हो जाते हैं, जंगल कट जाते हैं तो कई चीजें बढ़। लेकिन अब वर्तमान समय हम लोग ऐसा ये करते हैं कि जितने आदिवासी सभ्यता है इनको कैसे सुरक्षित किया जाए, तो पर्यावरण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम जंगलों के अंदर जंगल काटेंगे तो पर्यावरण चेंज हो जाएगा। यदि हम जंगल में जंगल रहेंगे तो हमारा जितना धरोहर है, अवशेष है, विशेष रूप से शैलचित्र है, यदि हम रॉक पेंटिंग देखेंगे जंगलों में जाके तो उसको पेड़ वहां काटना नहीं चाहिए ना, उसमें पानी डालना चाहिए। उससे क्या पेड़ रहेंगे तो उससे चीजें सुरक्षित रहेगी, उससे क्या प्रोटेक्शन रहेगा हवा का, पानी का, सनलाइट का। पेड़ यदि कट गए तो वो पेंटिंग नहीं दिखेगी, इसलिए वो होना बहुत जरूरी। जितने भी आप रॉक शेल्टर या पेंटिंग देखें वो सब चीजें मिलेगी। और क्या है कि हम पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे वो पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। अब कोई अवशेष मिलते हैं तो हम उनको कैसे समझेंगे, जैसे पुराने समय के सिक्के मिलते हैं 2300 साल पुराने हैं, 2000 साल पुराने, उसके अंदर वो वृक्ष बना रहेगा, बोधि वृक्ष भी रहता है, वृक्ष भी रहता है, उसमें ट्री गार्ड जैसा रहता है, ट्री रेलिंग जिसे हम कहते हैं। नदी बनी रहती है, नदियों को हम पवित्र मानते हैं, माता पिता जो भी हम कहते हैं इनको, उसमें मछली भी मिलेगी, उसमें कछुआ भी मिलेगा। इसका मतलब ये कि सिक्कों के इनके माध्यम से पर्यावरण का संदेश देते हैं कि किस प्रकार हमें इनके वृक्षों को सुरक्षित करना, तो पूरी रेलिंग लगे। इसके अलावा जैसे आप सांची देखते हैं, हम सांची तो उसमें हीनयान महायान कला बौद्ध धर्म में देखने मिलती है, तो उसमें भी एक पर्यावरण का संदेश मिला है कि महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ जाते हैं उससे पहचान वृक्षों से होती है। जैसे उनका जन्म हुआ कपिल वस्तु में हुआ तो कपिल वस्तु की पहचान वट वृक्ष होता है। यदि वो ग्रह त्याग करते हैं, जो ग्रह त्याग करते हैं, जो उनका घोड़ा जाता है, एक जामुन का वृक्ष आता है, तो पता रहता है कि जामुन का वृक्ष है, जो एक सूचक है कि यहाँ बुद्ध भगवान बुद्ध निकले। जब उन्हें ज्ञान के लिए वहां रहते बोध गया रहते हैं, जो जिस वृक्ष की चीज मिलता है वो बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, वो होता है पीपल का वृक्ष। तो पीपल है, बड़े बरगद, ये जितने पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको धर्म में भी लेके, इसमें कथानक में भी लेके तुलनात्मक अध्ययन करके उनको बचाए। जैसे महात्मा बुद्ध में चमत्कार बताते हैं, वो श्रावस्ती जाते हैं, श्रावस्ती की क्या पहचान है, तो वो अपने आम का वृक्ष बता दिया। जहाँ उनका जन्म होता है कपिल वस्तु में, तो वो साल का वृक्ष बता दिया। इस प्रकार की चीजें पर्यावरण पे दी जाए, फूल पत्ती उनसे। अब जैसे सारनाथ में भगवान बुद्ध गए, उन्होंने वहाँ वो राजा को आज्ञा दी कि आप यहाँ पे ये हिरण का मांस जो कुछ है अभी कर निषेध कर दी, तो वहाँ हिरण को भी उन्होंने कहना चाहिए, उस जगह को मृगदाव बोलते हैं, तो वहाँ अभय दान दिया। तो उनका कहना यह है कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण है तो हम है, पर्यावरण अच्छा है तो हम लोग का जीवन अच्छा चलेगा। उस जंगल को कट जाएंगे तो हम सांस लेने में तकलीफ पड़ेगी, धूप आएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इनका जो पुरातत्व महत्व के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये जंगल वृक्ष पेड़ पौधे होना भी आवश्यक है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। और उसमें समूह भाषा में संदेश रहता है, हमें केवल समझना है। तो हम मॉन्यूमेंट देखते हैं वहाँ पे हमें खरोचना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, कोई वहाँ पे शोरगुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शांति के संदेश देते हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, वो एक क्राइम हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार तो हम लोग करते ही सरकार, तो उसके साथ जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है। हम सहयोग करेंगे तो सरकार कुछ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें सुरक्षित, क्योंकि धरोहर है ना हमारे अकेले की नहीं, सभी की है। हमारे पूर्वज कोई भी हो, लेकिन हमारी धरोहर सबकी एक ही है। विषय कोई भी हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे धरोहर बनाने वाले जो पूर्वज थे वो तो वही हैं, वही चीज रहेंगी। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर इसके धरोहर को संजोए। धरोहर तो वो भी होती है, हमारे घरों में भी होती है, उसको भी हम संभाल कर रखते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता हुआ है, किस प्रकार उनको संभाल कर रखेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो उनको सुरक्षा रखते हैं। तो उसी प्रकार ये धरोहर मॉन्यूमेंट है, इसको भी इसी प्रकार सुरक्षित रखना है, अच्छी तरह से बचाना, ताकि आगे वाली पीढ़ी उनको यथावत देख सके। सर, विश्व पर्यावरण दिवस पर युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक पेड़ माँ के नाम जो ये जो अपना स्लोगन है, इसको कितना कार्यान्वित होनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छा अभियान है, एक पेड़ अपने माता जी के नाम दो, हर जगह लगाना चाहिए। अभी अभियान चल रहा है, ये तो हमेशा ही लगा। अब जो सीजन ऐसा आ रहा है, जब बारिश का सीजन आ रहा है, उसमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाए तो पानी रहेगा। लेकिन मेरा भी ये भी कहना है, जो व्यक्ति जो वृक्ष जहाँ लगाता है उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है नैतिक, कि वहाँ जाके उसको पानी समय पर डाले, वो समय समय चेक करे। वो हम लोग भी लगाते हैं, जाके देखते हैं हम, जब बारिश होगी पानी आएगा तो जड़ को अच्छा पानी मिल जाएगा तो अपना फल फल फूलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों की ड्यूटी होती है, जहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं वो वृक्ष हमने लगाया है, आज है या नहीं है, उसको देखना जरूरी है। वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ट्री गार्ड लगा दे, कोई काटे पीटे नहीं, तो उसकी सुरक्षा करना भी हमें जरूरी। यही मेरा संदेश सबको, कि एक वृक्ष अपने माँ के नाम से जरूर लगाए जाए। लगाने में अपने को क्या है, एक पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि उससे पर्यावरण अच्छा रहेगा। और अधिक जैसे पीपल है, बड़ है, नीम है,
ऐसे पेड़ लगाएं जो कि आबहवा भी अच्छी रहेगी, पर्यावरण भी रहेगा अच्छा, और ऑक्सीजन भी मिलेगी हम देखने की। तो सब मिलके यदि काम करते हैं तो काम जरूर सफल होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों, पुरातत्व क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर नारायण व्यास साहब का ये रूबरू साक्षात्कार आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिखा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप के महानुभावों से जब भी मैं इंटरव्यू करूंगा, साक्षात्कार लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।